RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। इसके पहले दोस्तों राष्ट्रपति का वीटो पावर और राष्ट्रपति की शक्तियां आज पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां। तो दोस्तों देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये हमारा संसद का अंग है। देख लेते हैं कैसे। जो हमारा संसद है, ये संसद 3 स्तंभों से मिलकर बना है। एक दोस्तों लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा जो स्तंभ है वो स्वयं राष्ट्रपति है। इन तीनों से मिलाकर के दोस्तों संसद बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों में स्थायी जो है वो आपका राज्यसभा है, अस्थायी जो है वो लोकसभा है। लोकसभा में एक मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, पीएम दोस्तों होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के सारे कार्य दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका का वैधानिक या वास्तविक राष्ट्रपति, कार्यपालिका का वैधानिक या वास्तविक प्रधान दोस्तों राष्ट्रपति है, लेकिन व्यवहारिक में कार्य प्रधानमंत्री करता है। तो दोस्तों यदि हम चर्चा करें कार्यपालिका शक्तियों पर, तो दोस्तों अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति या कह सकते हैं संघ की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 77 के अनुसार संघ, अनुच्छेद दोस्तों 77 के अनुसार संघ की जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या अपने प्राधिकारियों के द्वारा करता है। प्राधिकारियों का मतलब है कि वह एक मंत्रिमंडल बनाएगा, उसमें उन मंत्रियों के माध्यम से या प्रधानमंत्री के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों बात करें यदि दोस्तों अनुच्छेद 78 की, दोस्तों अनुच्छेद 78 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से संघ के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसके बाद अनुच्छेद दोस्तों इसी कड़ी में अनुच्छेद 74 के अनुसार अपनी कार्य शक्तियों का या कह सकते हैं कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दोस्तों एक मंत्रिमंडल कह सकते हैं, सलाह या शक्तियों का प्रयोग दोनों टाइप से हम कह सकते हैं। किताबों में आपको कहीं पर सलाह लेने के लिए, कहीं पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए लिखा मिल सकता है। तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह लेने के लिए एक मंत्रिमंडल बनाता है, उसके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उसी में दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। अब प्रधानमंत्री जो है जितने भी कार्य करता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वे सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, या कह सकते हैं कि सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसी की कड़ी में यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। साथ में दोस्तों संघ के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत धीरे धीरे हम बोलेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ में संघ के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली और पांडिचेरी, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली और पांडिचेरी की, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये तो अलग से पॉइंट हो गए। इसके पहले जो हमने बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। अन्य की नियुक्ति भी करता है। साथ में कुछ प्रसाद पर्यंत भी होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। इनमें दोस्तों यदि प्रसाद पर्यंत जो कार्य करते हैं उनकी बात करें तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी ये भी प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो राज्यपाल ये प्रसाद पर्यंत है, महान्यायवादी ये प्रसाद पर्यंत है। इसके बाद संघ के मंत्री दोस्तों, संघ के मंत्री ये भी इसके प्रसाद पर्यंत हैं, संघ के मंत्री। और इसके बाद में यदि ये बात करें तो राज्यपाल अधिकतर विवादित देखा जाता है कि जब सरकार बदलती है तो राष्ट्रपति इसको हटा देता है। इस पर चर्चा हम जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब बताएंगे। एक और शक्ति इसकी कार्यपालिका शक्ति है कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जो अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में निहित हैं। इसके बाद अनुच्छेद 77 के अनुसार यदि हम दोस्तों बात करें तो जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं राष्ट्रपति समस्त कार्य प्रधानमंत्री या मंत्रियों या मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार संघ के मामलों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के लिए या उनकी सलाह देने के लिए या कह सकते हैं सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री दोस्तों होता है। इसके बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और जो हमने नियुक्तियां बताई उनकी नियुक्ति और साथ में राज्यपाल की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तीनों इसके प्रसाद पर्यंत होते हैं दोस्तों। चलिए अब विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। दोस्तों बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में तो अधिवेशन बुलाने, विधायी मतलब विधि से संबंधित शक्तियाँ, अधिवेशन बुलाने तथा सत्रवासान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है जब वो चाहे। देखिए दोस्तों, यदि कोई आम चुनाव होते हैं तो उसकी जो पहली बैठक होती है, सत्र की जो पहली बैठक होती है उसको राष्ट्रपति बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा। साथ में दोस्तों प्रत्येक वर्ष सत्र चलने के प्रारंभ होने पर, सत्र खत्म होने पर, जब सत्र समाप्त हो रहा होगा तब उसका अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन जो उसमें भाषण होगा, अभिभाषण होगा, वह दोस्तों स्वाभाविक नहीं होगा। उसका जो प्रारूप तैयार करेगा वो मंत्रिमंडल तैयार करेगा। कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल लिख कर देता है वही वहाँ पर राष्ट्रपति बोलता है। इसमें वो होता क्या है, सरकार के आगामी कार्य वो बताता है राष्ट्रपति। साथ में जो बजट होता है इस पर चर्चा भी राष्ट्रपति करता है सरकार के। तो साल में 2 बार बाध्य है इसके लिए अधिवेशन बुलाने के लिए। यदि कभी ऐसा होता है कि कोई विधेयक पारित नहीं हो रहा है और दोनों सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा में विवाद है, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। एक ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों एक और विधायी शक्तियों में है अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति
लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं भंग नहीं करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर दोस्तों भंग करेगा। या फिर यह प्रतीत हो जाए कि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि अब लोकसभा में सत्र सही से नहीं चल पा रहा है, या राष्ट्रपति की संज्ञान में आए कि अकाल प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है और चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों दो कारण होते हैं। या तो तुरंत चुनाव के लिए बोला जा सकता है, लोकसभा भंग करी जा सकती है, या फिर जो बहुदल का नेता होगा उसमें से किसी एक को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुन लिया जाएगा। ऐसा जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री रही जिनकी मृत्यु हुई थी, तब वहाँ पर एक नए प्रधानमंत्री को चुना गया था। ऐसा एक बार देखने को भारतीय संविधान में या भारतीय राजनीति में मिला है दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 108 के अनुसार मैंने आपको बताया कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है दोस्तों। बात करें तो दो विधेयक हैं, एक धन विधेयक और एक वित्तीय विधेयक। एक धन विधेयक, एक वित्तीय विधेयक, इन दो विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है, लेकिन पेश होने से पहले इनकी स्वीकृति राष्ट्रपति की होनी जरूरी है। तो अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है प्रधानमंत्री या लोकसभा में, फिर वहाँ से दोबारा आएगा, तब ये हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इसको बाध्य किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत कहा गया था कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं करेगा, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत ये छूट दे दी गई कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, किसी भी विधेयक को वो पुनः विचार के लिए भेज सकता है, जिसमें से धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, इनको मुक्त रखा गया है। हाँ, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है और उन पर कोई यदि विचार नहीं करता है तो स्वतः वो समाप्त हो जाते हैं। इन पर दोस्तों फिर चर्चा करेंगे, और इसके पहले जो हमने वीडियो आपको दिया है वीटो शक्तियाँ, उसमें आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, यदि हम बात करें तो कौन कौन से विधेयक, जैसे धन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया, संचित निधि से संबंधित यदि कोई विधेयक है, या भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है, व्यापार की स्वतंत्रता जिसमें सीमित हो रही हो ऐसा कोई विधेयक है, तो उन विधेयकों को दोस्तों राष्ट्रपति व्यवहारिकता में नहीं रोकता है। लेकिन धन विधेयक और वित्तीय विधेयक ये विधिक अधिकार है कि राष्ट्रपति उनको अपने पास नहीं रोकेगा। हाँ, जो मैंने बताया कि किस पर उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक है राष्ट्रपति की, तो जिसमें भूमि अधिग्रहण विधेयक हो गया, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संचित निधि से संबंधित कोई धन विधेयक ना हो और संचित निधि से संबंधित कोई विधेयक हो, तो इन पर पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की जरूरी है दोस्तों। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी आपकी विधायी शक्तियों में आता है। अब बात करें दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियाँ मतलब न्याय करने या क्षमादान करने का अधिकार है। क्षमादान दोस्तों 3 आधार पर राष्ट्रपति कर सकता है। क्षमादान, देखिए, राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे मामलों में क्षमादान कर सकता है यदि मृत्युदंड दिया गया हो, या संघ से संबंधित कोई अपराध किया गया हो, या सेना ने उनको कोई दंड दिया हो, या सेना ने सज़ा सुनाई हो। तो 3 आधार पर प्राविलंब, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्राविलंब के आधार पर, परिहार के आधार पर और विराम के आधार पर क्षमादान कर सकता है। प्राविलंब की बात करें तो अस्थायी रूप से किसी सज़ा को ये कम कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 2 साल का कारावास है, कठोर कारावास, तो 1 साल का वो कारावास कर सकता है। परिहार की यदि हम बात करें दोस्तों,
तो यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2 साल का कारावास कठोर कारावास है तो उसमें उसकी प्रकृति में बदलाव कर करके दोस्तों या सज़ा सरल करके 1 साल किया जा सकता है। विराम की यदि हम बात करें तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है या उसको दोष मुक्त किया जा सकता है। तो ये न्यायिक शक्तियाँ थीं जो राष्ट्रपति के पास हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो वित्तीय शक्तियाँ। दोस्तों वित्तीय शक्तियों में यदि बात करें तो आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। यदि आकस्मिक निधि मतलब कोई भारत में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि एकदम किसी क्षेत्र में किसी राज्य में पैसे कमी हो जाए तो उस स्थितियों में यदि अनुच्छेद 360 लागू करना आवश्यक ना हो तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि देश के विकास में दे सकता है। इस पर इसका नियंत्रण होता है। उसके बाद दोस्तों धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगे। धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों पर दोस्तों इनकी आज्ञा के बिना, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान विधेयक संसद में पेश नहीं हो सकता है दोस्तों। एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियों में यदि बात करें दोस्तों तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है तो दोस्तों उनकी नियुक्ति, तीनों सेनाओं का कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है दोस्तों। एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ में दोस्तों एक पॉइंट और है, युद्ध और अशांति जो फैली युद्ध के कारण उसमें शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है। युद्ध विराम की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। युद्ध करने या स्टार्ट होने की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है। राजनीतिक शक्तियाँ दोस्तों देख लेते हैं। राजनीतिक शक्तियों में यदि हम बात करें तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या मामले होते हैं तो वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, या सरकार जितने भी कार्य करती है वो सब राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। प्रधानमंत्री मान लीजिए हमारे मोदी जी बहुत सारे देश घूमे हैं, वहाँ पर तरह तरह के कार्य किए होंगे, तो जितने भी देश से संबंधित समझौते हुए हैं वे सारे समझौते राजनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आएंगे और सारे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे दोस्तों। अगला आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों से तो दोस्तों परिचित होंगे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये 3 प्रकार के आपात हैं। अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह ज्ञात हो जाए कि अब शासन चलाना आसान नहीं है तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर आपात की घोषणा की जा सकती है दोस्तों। 356 के तहत यह ज्ञात हो जाए राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित रूप में यह दे दे कि अब किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में दोस्तों संविधान विफल हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह है, सरकारें उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। वित्तीय अनुच्छेद 360 की बात है, यदि दोस्तों भारत के किसी कोने में या भारत में यह प्रतीत होने लगे कि धन की कमी हो गई है और आर्थिक संकट आ गया है तो अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों ऐसी स्थितियों में आपात की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों यदि हम बात करें तो 356 को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इन दोनों को हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। 360 भारत में एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। 356 दोस्तों ये 3 बार भारत में अभी तक लागू हो चुका है। 1962 में दोस्तों ये जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब दोस्तों ये लागू किया गया 356। इसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तब लागू हुआ था। फिर 1975 में दोस्तों 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी तब दोस्तों ये लागू किया गया था। तो 3 बार 352 अभी तक लागू हो चुका है। यदि हम बात करें
352 की, तो 352 जो है ये अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। यदि 356 की बात करें तो ये भी अधिकतम दोस्तों 6 माह तक या 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। यदि 360 की बात करें तो ये सिर्फ 2 माह तक लागू रह सकता है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप देख लेंगे। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों में, तो आपने कार्यपालिका शक्तियाँ देख ली, विधायी शक्तियाँ देख ली, न्यायिक शक्तियाँ देख ली और वित्तीय शक्तियाँ देख ली, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ देख ली। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो को सिर्फ सुनते रहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगे कि हम दोबारा वीडियो नहीं सुन पाएंगे तब आप वीडियो को रोक करके हमारे शब्दों को लिख सकते हैं, वरना आप सिर्फ दोस्तों 1-2 बार सुन लीजिए, इतने में आपको कंठस्थ हो जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा वीडियो आएगा तो उसमें राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियाँ होंगी और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर अनसुने पॉइंट होंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लग रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। नमस्कार।